हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम बात करेंगे आपकी क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बुक के 3rd चैप्टर की, दैट इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अब पॉवर्टी जो है किसी नेशन के लिए चैलेंज कैसे है, ये क्यों बन जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखिए आप इसका फर्स्ट पार्ट पहले आ चुका है जिसमें हमने बात की थी कि पॉवर्टी होती क्या है, एक लेमैनिक डेफिनेशन क्या होती है पॉवर्टी को लेकर, और ये रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में पॉवर्टी किस टाइप की पाई जाती है और उनको किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनकी लाइफ किस टाइप की होती है। ये सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में जाना था। बेसिकली मेरा पर्पस यही था पार्ट 1 बनाने का, ताकि आप अपने आसपास की चीज़ों को देख सके, ऑब्जर्व कर सके और उसको अपने टेक्स्ट बुक से कनेक्ट कर सके। ओके, सो आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे हम पॉवर्टी लाइन। क्या बोलेंगे मैम, पॉवर्टी लाइन क्या होता है। देखिए बच्चा, पॉवर्टी लाइन होती क्या है कि एक ना हम कट ऑफ डिसाइड कर देते हैं, और इस कट ऑफ से जितना कोई अगर कोई ऊपर है तो उसको हम एपीएल बोल देते हैं, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, और अगर उससे नीचे है कोई तो उसको हम बोल देते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी कट ऑफ हम कितनी भी डिसाइड कर सकते हैं, 33 रुपये कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। टाइम टू टाइम वेरी करेगा, इसको अलग अलग टाइम पे रिव्यू किया जाता है और फिर इसको सेट करा जाता है। अगर मैं बोलती हूँ अगर 33 रुपये जरूरी नहीं कि वो 33 रुपये ही हो, कुछ भी हो सकता है, 33 रुपये, 50 रुपये, 65 रुपये, ओके, ये वेरी करता रहता है। तो अब ये बेसिक ये जो पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड होती है वो कैसे डिसाइड होती है, तो बेसिकली क्या होती है, जो बेसिक नीड्स होती है उसको ही हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको हम एज अ कट ऑफ डिसाइड कर देते हैं। अब बोलेंगे अब बेसिक नीड्स क्या होती है, तो देखिए बेसिक नीड्स जो है वो अपने आप में बहुत ही वेग टर्म है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है। इसकी डेफिनेशन अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग हो सकती है, या अलग अलग पीपल उसकी डेफिनेशन अलग अलग दे सकते हैं। हो सकते हैं मेरे बेसिक नीड की डेफिनेशन में रोटी, कपड़ा और मकान आए, वहीं अफ्रीका के लोगों के लिए रोटी, बस रोटी आ जाए या कपड़ा आ जाए, उनके लिए मकान जरूर नहीं होगा। वहीं अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो उनकी बेसिक नीड्स में कार भी आ जाता है। समझ सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान तो चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, प्लस कार भी चाहिए, वो उनकी बेसिक नीड में है। वहीं हमारे इंडिया के लिए क्या है, किसी के पास कार होना क्या है, लग्जरी माना जाता है। कार को एज अ लग्जरी गुड हमने कंसिडर करते हैं इंडिया में। सो ये जो बेसिक नीड की जो डेफिनेशन है वो पॉसिबल नहीं है कि हर यूनिवर्सल संभव नहीं है कि मतलब हर समाज में हर कंटेक्स्ट में सेम हो, ये वेरी करेगा जगह जगह के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी लाइन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि कौन है जो डिसाइड करता है पॉवर्टी लाइन को। ओके, सो वी विल सेट पॉवर्टी लाइन। अब हम बात करेंगे, देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में जो ये काम है पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने का काम क्या था, वो योजना आयोग करते थे। बट आप सबको पता है कि योजना आयोग को क्या है, नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है। तो पॉवर्टी लाइन को सेट करने का काम कौन करता है, नीति आयोग। और बहुत सारी हमने कमेटीज बनाई, उनकी रिकमेंडेशन को भी हम कंसिडर करते हैं। वहीं अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो कई सारी रेटिंग एजेंसीज है, जैसे IMF, UNDP या फिर वर्ल्ड बैंक। तो ये है कुछ एजेंसीज जो क्या है, कुछ रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और बताने की कोशिश करती है कि कौन गरीब है या कौन अमीर है, या एक कट ऑफ डिसाइड करने की कोशिश करती है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की माने तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि यदि अगर आपकी इनकम 2.15 USD से ज़्यादा है तो आप APL है, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन में है, और वहीं अगर आपकी इनकम 2.15 USD से कम है तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, मतलब आप गरीब हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की क्या डेफिनेशन है। ओके, सो हम आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, देखिए मैं ना फाइन करना चाहती हूँ किस टाइप की पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी किस टाइप की होती है, तो इसको जानने के लिए कुछ मैं लोगों का सर्वे करती हूँ, जिसमें मुझे 3 टाइप के लोग मिलते हैं। एक कुछ ऐसे लोग जिनको देख के लगता है कि हाँ भाई ये तो गरीब है, इनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो पा रही है, बट उनकी स्थिति क्या है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ओके, सो और कुछ ऐसे लोग हैं जैसे हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हो गए, उनके पास भाई पैसे तो बहुत सारे हैं, बट स्टिल वो कहते हैं कि भाई मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे सेकंड हैंड लैम्बोर्गिनी खरीदनी पड़ रही है, मुझे रेंट वाले हाउस में रहना पड़ रहा है। ओके, सो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो अब हम इन लोगों के बिहाफ पे हमने पॉवर्टी को डिफाइन कर दिया, और डिफाइन कर दिया 3 टाइप की पॉवर्टी में। ओके, सो ये 3 टाइप की पॉवर्टी कौन सी है, ऐसे लोग जिनको देख के मुझे लगा भाई हाँ ये तो गरीब है ही, मतलब जो हमने कट ऑफ डिसाइड करा है उससे कम है, उसको हम बोल देंगे एब्सोल्यूट पुअर। ओके, एब्सोल्यूट पुअर मतलब इनमें तो कोई शक ही नहीं कि पुअर हो सकते हैं या पुअर होंगे। वहीं सेकंड हम बात करेंगे रिलेटिव पुअर की। रिलेटिव पुअर कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में हम बोल रहे थे कि भाई इनके बेसिक नीड्स पूरी हो पा रही है, बट उनकी स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। तो उनमें क्या करते हैं, हम लोगों की इनकम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं और फिर उसका मीडियम फाइंड किया जाता है, और जो मीडियम
मीडियम का 60% होता है उससे हम कंपेयर करते हैं। और अगर किसी की इनकम 60% मीडियम के 60% से कम है तो हम उसको बोलते हैं कि रिलेटिव पुअर है। ओके, वहीं अगर थर्ड टाइप की पुअर्टी की बात करें तो है सब्जेक्टिव पुअर्टी, कि कोई इंसान खुद फील करता है कि मैं गरीब हूँ, खुद अपने आप को असेस करता है और फिर बोलता है कि मैं गरीब हूँ, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव पुअर्टी हो जाएगी। ऑलराइट, सो हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये हम बात करते हैं, ये हमने लिखा है फेमस कॉमेडीज। वही बताया कि जो पुअर्टी है उसकी हम कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं देख सकते, हर कोई इंसान हर अपने अपने तरीके से अलग अलग इसको डिफाइन करने की कोशिश करेगा। तो उन्हीं में से कुछ मैंने 2 फेमस कमेटी लिए, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी। इन जिन पुअर्टी को फाइन करने के लिए हमने ये 2 कुछ कमेटीज बनाई, काफी सारी कमेटीज बनाई, बट ये 2 कुछ फेमस है जिनका नाम हमें ज्यादा सुनने को मिलता है। अब क्या है, जो हम बेसिक नीड्स को जो डिफाइन करते हैं उसको हमने कैलोरी बेस कर दिया, जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको हमने फूड रिक्वायरमेंट जो है उनको हमने कैलोरी बेस कर दिया है। अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2100 कैलोरी है, अगर आप 2100 कैलोरी नहीं ले पा रहे हैं इन द तो आप गरीब है, और ले पा रहे तो आप गरीब नहीं है। वहीं अगर आप रूरल एरिया की बात करें तो अगर आप 2400 कैलोरी कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है, या अगर 2400 कैलोरी से ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। वहीं अगर आप 2400 कैलोरीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अमीर है, सॉरी तो आप गरीब है। ओके ओके ना, चुप हो जाओ। ओके, सो हम अब आगे बात करते हैं। सो देखिए, अब आप पूछेंगे कि मैम अर्बन एरिया में 2100 वही रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज क्यों है। सो देखिए, रूरल एरिया में क्या होता है कि जो इंसान होता है वो मोर फिजिकली वर्क में इंगेज रहता है। वहाँ पे आपको रूरल एरिया में वॉशिंग मशीन नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती है यहाँ पे। वहाँ पे अगर आपको पानी भी लेना है तो आपको हैंड पंप चलाना पड़ेगा। वहीं अगर आप रूरल एरिया अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपको बस एक टैप करने की जरूरत होती है, किसी भी काम में बस आपको उंगली दबाने की जरूरत है और आपका काम हो जाता है। तो कैलोरीज नीड क्या है, जो इंसान अर्बन एरिया में रहते हैं उनकी कम होती है, वहीं जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ओके, सो क्या है, हमने क्या कट ऑफ डिसाइड करा है कैलोरी बेस पे कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2400 है, वहीं अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2100 है। सॉरी, मैं कंफ्यूज हुआ, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट 2100 है, वहीं अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट 2400 है। ओके, रूरल के लिए 2400, अर्बन के लिए 2100। अगर हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में फाइंड करने की कोशिश करें तो हमने ये करा है कि जो इनकी रूरल एरिया के लिए हमने डिसाइड करा है कट ऑफ 816 रुपए, वही अर्बन एरिया के लिए 1000। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में आप देखेंगे कि कंपेयर करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज जो मिलती है आपको अर्बन एरिया में वो कंपैरेटिवली क्या है, महंगी होती है। इसलिए हमने क्या है, जो प्राइस है इनका वो हमने हाई रखा है। ये 1000 है यहाँ पे पोवर्टी लाइन, और यहाँ पे रूरल एरिया में 816 रुपीज। ओके, सो और ये क्या है, एस्टिमेट करने का काम करता कौन है, तो इसको एस्टिमेट करने का काम करता है हमारा NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बट आप सबको पता होगा कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस का क्या मर्जर हो गया है, जिससे एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गई जिसको बोलते हैं हम नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। ओके, सो अब ये कंडक्ट करने का काम कौन करेगा, अब कौन एस्टिमेट करेगा, दैट इज NSO। ओके, पोवर्टी एस्टिमेशन की बात की गई है कि आप सबको पता है, देखिए पोवर्टी तो है हमारे समाज में और ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है, जब से हम आज़ाद हुए तब से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो पहले की जो पूरी आबादी थी लगभग 45%, अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लगभग जब हम आज़ाद हुए थे लगभग 80% जो लोग थे वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। वहीं अगर हम अब की बात करें तो लगभग 22% है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको हम गरीब बोल सकते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जो डिक्लाइन हुआ है वो अपने आप तो नहीं होगा, डेफिनेटली हमने कुछ काम करे होंगे इसके लिए। ओके, सो ये था कि एस्टिमेशन की भाई कि हमने बस एक मैप ड्रॉ करने की कोशिश की कि हमने कितना रिड्यूस करा है पोवर्टी को और हमने हमारी प्रोग्रेस क्या रही है। तो इस ग्राफ में हमने यही देखने की कोशिश की है। अब वल्नरेबल ग्रुप की बात करते हैं। वल्नरेबल ग्रुप क्या होता है, ऐसे लोग या फिर ऐसे जैसे कि जिनका अगर कोई डिजास्टर होता है, कुछ मिसहैपनिंग होती है तो जिसका इम्पैक्ट उन लोगों पर बहुत ज़्यादा होगा। जैसे
जैसे कि एक बच्चा, एक ओल्ड एज पर्सन और ये एक प्रेग्नेंट वुमन हो सकती है, अगर कोई डिजास्टर होता है उनको ज़्यादा हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। तो ये अगर हम गरीबी के कंटेक्स्ट में बात करें या पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में बात करें, तो कौन SC ST जो होते हैं या फिर जो एग्रीकल्चर लेबर होते हैं या इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, वो क्या वल्नरेबल ग्रुप होते हैं। यदि उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो ये चांसेस है कि नियर फ्यूचर वो क्या है, गरीब हो सकते हैं या गरीब होने के चांसेस उनके ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा वल्नरेबल ग्रुप। अब हम आगे बात करते हैं। इंटरस्टेट डिस्पैरिटी। देखिए आप सबको पता है कि हमारा जो भारत जो देश है वो विविधताओं वाला देश है। नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ टू वेस्ट, ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में है और बहुत ही बड़ा इलाका है। और हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है, चाहे वो हमारी भाषा हो या बोली हो या डांस हो या कुछ भी हो, हमारा कल्चर हो, खान पान हो, रहन सहन हो, ये हर चीज़ बहुत वेरी करती है। और ये वेरी करता है इकोनॉमिक्स की टर्म में भी। आप देखेंगे कि अब ना उड़ीसा और बिहार कुछ ऐसे राज्य हैं जो हमेशा पॉवर्टी की लाइन में, जब भी पॉवर्टी की बात होती है सबसे आगे मिलेंगे। मतलब ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये दो राज्य ने लगभग ऐसे 20 यूटीज और स्टेट है जहाँ पे जो हमारा एवरेज इनकम आता है उससे भी कम लाई करता है, उससे भी कम है इनके स्टेट्स की इनकम। ओके, सो अब क्या है, हमें इसको क्या रिड्यूस करना। अब मैं बताना चाहूँगी कि जो उड़ीसा है वो सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है उसका साइक्लोन का। आप सबको पता है कि उड़ीसा के कोस्टल एरिया में है, मतलब है कोस्टल एरिया में है, तो उसमें क्या है बहुत सारे साइक्लोन है जो उनको हिट करता है, जिसका प्रभाव इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पड़ता है। और ये इनकी फिर क्या होता है, ये ग्रोथ नहीं कर पाते। कोई ग्रो करते हैं, फिर साइक्लोन आता है, सब कुछ तहस नहस कर देते हैं और फिर उनको सब चीज़ शुरू से शुरू करना पड़ता है। अगर बिहार की बात करें, आप सबको पता होगा जब LPG रिफॉर्म्स हुए तो बिहार के अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया LPG रिफॉर्म्स से। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमने स्टैब्लिश नहीं करे बिहार में। और वही जो बिहार है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। और वहाँ पे अगर बात करें तो बिहार अपने आप में 2 हिस्सों में विभाजित है। एक पार्ट ऐसा है जो हमेशा सूखा रहता है, वहीं एक पार्ट ऐसा है जहाँ हमेशा बाढ़ रहती है। ओके, सो ये भी एक रीजन है बिहार के सबसे पीछे होने की या सबसे गरीब राज्यों में से एक होने का। ओके, सो अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए कई जो राज्य है जो गरीब है उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे काम करे हैं, ये बहुत अलग अलग उपाय अपनाए। अगर मैं बात करूँ केरला की, तो केरला में क्या है कि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम करा। उन्होंने उनको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की और प्रोवाइड करा, जिससे कि उनकी लिटरेसी रेट भी हाई है और पॉवर्टी रेट भी कम है। ओके, सो केरला ने ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम करा तो उनकी स्थिति अच्छी है। वही पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन के इंट्रोड्यूस होने के बाद उनकी स्थिति अच्छी हुई, वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ा। ओके, तो वहाँ के किसानों की स्थिति अच्छी हुई और इसका इम्पैक्ट उनके स्टेट पर पड़ा और उनकी स्टेट का क्या है, ग्रोथ हुआ। वहीं अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में क्या है, हमने PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लॉन्च किया, जिसके थ्रू लोगों की जो फूड रिक्वायरमेंट है उनकी पूरी हुई और वो अपने आप को प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंगेज कर पाए, तो उनकी भी क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। वही वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में कुछ लैंड रिफॉर्म्स किए गए जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। ओके, सो ये सब चीज़ें हमने कुछ पढ़ी कि इंटरस्टेट डिस्पैरिटी है और कुछ किस राज्य ने क्या क्या काम करा अपनी गरीबी को इरेडिकेट करने के लिए, उससे उबरने के लिए। ओके, सो अब हम आगे बात करते हैं। अब ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की बात करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है। आप देखेंगे कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उनकी स्थिति खराब है, और अगर हम देखें अफ्रीकन नेशन की तो उनकी स्थिति हमसे भी खराब है। वहीं अगर हम नॉर्दर्न कंट्रीज की बात करें, नॉर्दर्न मतलब बाल्टिक कंट्रीज की या फिर वेस्टर्न कंट्रीज की या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। सो ये बताते हैं कि भाई इनमें कि ये जो डिस्पैरिटी है वो स्टेट लेवल पे नहीं है या नेशनल लेवल पे ही नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी है। और मैंने यहाँ पे चाइना का एग्जांपल कोट किया है ताकि हम उनसे कुछ सीख सके। अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गरीबी थी और वो अब वहाँ उन्होंने काफ़ी इसको तक रिड्यूस करा है। सो मैंने इसलिए चाइना का एग्जाम्पल लिया है। और अब बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए उनमें लगभग 17 गोल्स बनाए हैं। उनमें से एक गोल है हमारा कि जो
जितने भी टाइप की पॉवर्टी हम उनको इरेडिकेट करेंगे बाय 2030 के हम 2030 तक ऑल टाइप्स ऑफ पॉवर्टी को हम इरेडिकेट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम 2030 तक ऑल टाइप्स ऑफ पॉवर्टी को इरेडिकेट कर पाएंगे, पॉवर्टी को खत्म कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम खत्म कर पाए, बट जो रिलेटिव और सब्जेक्टिव पॉवर्टी उसको मुमकिन ही नहीं है उसको हम इरेडिकेट कर सके। सो बस बात इतनी तक है। सो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी यही कहता है कि हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करेंगे 2030 तक, और इस दिशा में लगभग हर राज्य या हर नेशन काम कर रहा है और संयुक्त रूप से काम कर रहा है। सो आज के वीडियो बस यही तक। बाकी इसके जो आगे के पार्ट्स है, बाकी जो आगे के टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। सो अब तक के लिए यही तक। सो थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।